हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने हमारे 4th यूनिट को शुरुआत कर दी है, जहाँ इसके पहले मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें दो फिर से बाइफर्केशन है 4th यूनिट का, एक तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग और दूसरा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हमने पहले पोर्शन को पढ़ने के लिए शुरुआत कर दी है, जिसमें उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, प्रो फॉर्मा क्या रहेगा, उसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और इस मार्जिनल कॉस्टिंग के सिलसिले में हमारी न्यूमेरिकल सीरीज के तहत पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे इसके पहले हमने जितना भी हमारा 3rd यूनिट अगर मेनली मान के चले या 2nd यूनिट, जिसमें हमने 1st यूनिट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि रेशो एनालिसिस हो या आपके लिए बजटरी कंट्रोल हो या मैं ये बोलूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, या आपके लिए बीकॉम की कक्षाओं में पढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा फैमिलियर चैप्टर्स थे, यूनिट थे। लेकिन इसमें जहाँ जहाँ कुछ नया आया है, जैसे रेशो एनालिसिस में इंटरप्रिटेशन रेशोज का करना, या जो मतलब हिंट दी हुई होती थी उससे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो जो एडवांस लेवल की चीज़ें आपको मास्टर्स में बताई जानी चाहिए, उसका मैंने आपको इसके पहले विश्लेषण आपके 3 यूनिट जो मेरे द्वारा यहाँ पे आपको पढ़ाए गए हैं उसमें मैंने आपको बताया है। वहीं अगर बजटरी कंट्रोल की बात करें तो वहाँ भी मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट में 8 से 9 ऐसे यूनिक एग्जाम्पल दिए जो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे, जो आपका एमकॉम का लेवल मैच करने वाले एग्जाम्पल थे। वहीं अगर बात मैं बजटरी कंट्रोल में आपके लिए जो नया था सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट, तो वो भी मैंने अपने तौर पे आपको बताने की कोशिश की है। तीसरे यूनिट में आपके लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा परिचित था, तो उसको हमने उतना ध्यान न देते हुए, मतलब 2 एग्जाम्पल में जो आपका जितना पहले का ज्ञान था उसको मैंने फिर से जागरूक कर दिया और आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ पे पूरा विश्लेषण कर दिया। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपके लिए नया था, हमने उतना ही बखूबी उस पर ध्यान देके उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए। और अगर बात इनके प्रैक्टिस एग्जाम्पल की, या मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल की बात करूँ, तो मैंने आपको आपके गूगल ड्राइव में फंड फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी और कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी और साथ ही साथ 4 एग्जाम्पल आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो आपने वो सबसे पहले चेक करना है और उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा 4th यूनिट जो है उसमें हमारा पहला पोर्शन जो आ रहा है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग। कि मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन मेकिंग में क्या अंतर्भाव कैसे किया जाता है, किस प्रक्रिया से मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का एक अंतरंग हिस्सा बन चुकी है। अब ये हमें न्यूमेरिकल्स के तौर पे सीखना है, या न्यूमेरिकल का जरिया अपना के सीखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पे डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। अब जैसे इसके पहले जहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं थी, आपको परिचित वो पोर्शन था, वहाँ पे हमने एग्जाम्पल की कटौती कर दी। लेकिन इस चैप्टर के लिए, इस यूनिट के लिए मैं आपको बता दूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लिए नया होने के कारण, या इसमें आने वाली कुछ चीज़ें आपके लिए नई होने के कारण, यहाँ प्रकार तो बहुत दिए हैं, टाइप्स कम से कम 8 से 9 अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करने के, या अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके पहले यूनिवर्सिटी में 8 मार्क के लिए या 16 मार्क के लिए जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसे एग्जाम्पल का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको, और क्योंकि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑनलाइन टीचिंग है, इसमें जैसे हम फिजिकल क्लासरूम में 25-30 एग्जाम्पल लिया करते थे, उतने एग्जाम्पल यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन 5 टाइप के 5 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी, और साथ ही साथ उसके आधार पे 5 टाइप के 5 जितने भी अलग अलग टाइप्स के प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जाम्पल मैं आपके गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड करूंगी। मतलब यहाँ पे हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन रख के काम करना होगा। मैं आपको तरीका सिखा दूंगी, एक एग्जाम्पल सिखा दूंगी उस हर एक टाइप का, और उसका प्रैक्टिस आपको घर में करनी होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग इस 4th यूनिट के पहले पोर्शन का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एग्जाम्पल की लिंक दी हुई है, 2 मिनट
मार्जिनल कॉस्टिंग का टूल उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद मेक और बाय डिसीजन। अब मेक और बाय डिसीजन क्या होगा? तो मेक और बाय डिसीजन मतलब क्या हमें इस वस्तु का निर्माण करना चाहिए या उस वस्तु का हमें कहीं से क्रय करना चाहिए, परचेस करना चाहिए, उसको बाय करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि सबसे मेन हमारा किस चीज का उत्पाद करने की कंपनी है, ये हमने देखना है। तो मान के चलो कि हमारी एक बाइक बनाने की कंपनी है। उस बाइक को बनाने के लिए आपको बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स लगने वाले हैं। तो फिर उसमें जो स्पेयर पार्ट्स की आपको जरूरत है, या तो आप अपने कंपनी के अंतर्गत उस स्पेयर पार्ट्स को बनाइए, मतलब मेक कीजिए, या तो किसी और कंपनी से वो स्पेयर पार्ट्स खरीदी कीजिए, मतलब बाय कीजिए। अगर आपके पास मान के चलते हैं हम बाइक के लिए जो शीशे होते हैं वो शीशे आप खुद बना रहे हैं, तो आपको 50 रुपए लग रहे हैं 2 शीशों के लिए, और वही शीशे वही वाले 2 शीशे आपको कोई दूसरे कंपनी से अगर 35 रुपए में मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे उसी का काम है शीशे बनाने का, तो वहां बल्क में प्रोडक्शन किया जा रहा है। आप उस संबंधित प्रोडक्ट से संबंधित चीज बोल के उसको बना रहे हैं, बट कोई दूसरी कंपनी अपना मेन प्रोडक्ट बोल के उस चीज को बना रही है, तो हो सकता है वहां पे कीमतों में फर्क आपको दिखाई पड़े। तो जो आप 50 रुपए में बना रहे थे वो वहां पे 35 रुपए में बन रहा है। तो आपको यहाँ पे फट से डिसीजन क्या लेना होगा कि मैंने यहाँ पे बनाना ज्यादा सही डिसीजन ना होते हुए किसी और से खरीदना ज्यादा सही डिसीजन माना जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर मेक और बाय के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है डिस्काउंटिंग और ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट लाइन और अ डिपार्टमेंट। किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, एक प्रोडक्ट लाइन को अगर वो हमारे लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रही है तो उसे फुल्ली बंद कर देने का हम डिसीजन लेने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर प्रोडक्ट मिक्स की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोडक्शन के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा शट डाउन और क्लोजर द बिजनेस, हमें व्यवसाय को चालू रखना है कि नहीं रखना है, इसका निर्णय लेने के लिए भी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग का डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत फायदा होते हुए हम देख पाते हैं। इसके अलावा भी हम ये बोल सकते हैं कि डिसीजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये जो डिसीजन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें मतलब हमारे पास बहुत दिनों से अगर मतलब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें किए जाएंगे, जैसे मशीनरीज परचेस की हमने, जो हमारे पास उपलब्ध चीजें हैं वो अब हमारे लिए अगर उतनी किफायती साबित नहीं हो रही, उतनी फायदेमंद साबित नहीं हो रही, तो उसको हमें रिप्लेस करना होगा, और रिप्लेस करने के लिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का डिसीजन लेना होगा। तो ये सभी बातों का अंतर्भाव यहाँ पे हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग में होते हुए हम देख पाएंगे। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है या जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसे कुछ टाइप्स में आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत करूंगी, उसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो सबसे पहला, जैसे मैंने अभी इतने सारे बताए उनमें का सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर, कि हमें कोई एक स्पेशल ऑर्डर मिला है तो उसका एक्सेप्टेंस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका निर्णय लेने के लिए अब हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाली है। इसका प्रो फॉर्मा हमने पिछले वीडियो में देखा है करके, हम सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूस 100 आर्टिकल्स फॉर द होम मार्केट एट द फॉलोइंग कॉस्ट, मतलब होम मार्केट के लिए, हमारे कंट्री के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है एक स्पेशल प्रोडक्ट, जिसके कितने आर्टिकल्स वो कंपनी बना रही है, 100 आर्टिकल्स या 100 यूनिट भी हम बोल सकते हैं। तो फिर 100 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल 4000 का लग रहा है, वेजेस 3600 के लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ पे अब अलग अलग हमें बताया हुआ है कि फिक्स टाइप का फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 1200, वेरिएबल है 2000, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है 1100, फिक्स सेलिंग ओवरहेड है 1000 और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है 1600, ऐसी टोटल कॉस्ट 14500 की 100 यूनिट के निर्माण के लिए लग रही है। द होम मार्केट कैन
बेचे जा रहे हैं। उसके बाद द फॉरेन मार्केट फॉर द प्रोडक्ट कैन however consume additional 400 units if the price per unit is reduced to rupees 125. Should the company go for the foreign market at rupees 125 per unit? अब देखो यहाँ पर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एक कंसेप्ट उपयोग में लाया जाता है जो है डंपिंग। अब ये डंपिंग क्या होता है? तो इसमें जो फॉरेन मार्केट होता है इसमें जब हम अपनी वस्तुएं भेजते हैं तो वहाँ पे उस वस्तु को भेजने के लिए या उस वस्तु की निर्धारित जो सेलिंग प्राइस होती है वो कम रखते हैं, और जब खुद के देश में बेचने होते हैं तो वहाँ पे वो प्राइस ज़्यादा होती है। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो हमारे सब्जेक्ट है कॉमर्स के, जो हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो एक दूसरों से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज है कि डंपिंग क्या होता है तो आपको यहाँ पे तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, खुद के होम मार्केट में 155 रुपये में बेच रहा है और फॉरेन कंट्रीज में वो क्या सोच रहा है कि 125 रुपये में बेचा जाए। क्या मतलब वहाँ पे हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, इसकी सोच वो करने की कोशिश कर रहा है पर्टिकुलर कंपनी में काम करने वाले या पर्टिकुलर कंपनी के लिए निर्णय लेने वाले लोग यह सोच रहे हैं। और इससे पहले एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें एक इंफॉर्मेशन के बारे में या इस प्रोडक्ट को 100 यूनिट को बनाने की जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें आपको फिक्स और वेरिएबल ऐसी बहुत सारी चीजें ओवरहेड के नाम से बताई गई है। तो हमने जो यहाँ मतलब हमारे बजट में जब देखा कि जैसे फिक्स वहाँ पे फिक्स सेमी वेरिएबल और वेरिएबल का हम यूज करते थे तो वहाँ उपयोग करने के कारण अब आपको ये सब टर्म्स फैमिलियर होने के कारण यहाँ पे हम उसका सीधा उपयोग कर सकते हैं। और जो पिछला हमने प्रो फर्मा पढ़ा था उस प्रो फर्मा में हमने क्या देखा था कि जहाँ हमें सब जानकारी दी गई है मटेरियल के बारे में, अलग अलग एक्सपेंसेस के, फिर वो वेरिएबल हो फिक्स हो, इनके बारे में जानकारी दी गई है। और हमें अगर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट अगर बनाना है तो वहाँ हम सबसे पहले सेल्स ढूंढते हैं। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, और कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को या फिक्स एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो हम प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। और प्रॉफिट कैसा है मतलब होम मार्केट में कितना होगा और फॉरेन मार्केट में कितना होगा, इस पे हमारा डिसीजन मेकिंग डिपेंड करेगा कि अगर होम मार्केट के साथ साथ फॉरेन मार्केट हमें ज़्यादा लाभदायक है, मोस्ट प्रॉफिटेबल है, तो हम ये ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे। ये प्रक्रिया हमने यहाँ करनी है। तो सबसे पहले प्रो फर्मा का थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे रिकॉल करने के बाद हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मैंने पूरा यहाँ पे ढांचा पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सीधा मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करने की शुरुआत करती हूँ। तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे आएगा सेल्स और फिर होम मार्केट में सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स हमें दोनों का लिखना पड़ेगा और जो जानकारी हमें दी गई है मतलब मटेरियल 4000 रुपीज का लग रहा है, वेजेस 3600 रुपीज के लग रहे हैं, तो ये जो जानकारी है ये किससे संदर्भित है 100 यूनिट से। तो लेकिन 100 यूनिट के लिए अगर 4000 लग रहे हैं तो एक यूनिट के लिए कितना लग रहा है हमें ₹40 और एक यूनिट के लिए ₹40
उपलक्ष्य में। ठीक है, उसको करने के बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और टोटल में हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों को बेच के इस पर्टिकुलर कंपनी को कितना मिलेगा 65,500। अब यहाँ पे सेल्स का हमने पूरा देखा, जो जितना हमारे पास था वो लिख दिया, डबल लाइन करके क्लोज कर दिया। इसमें से अब हम देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है या वेरिएबल कॉस्ट से संदर्भित हमारे पास कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं, क्योंकि हमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना है, तभी हमें कंट्रीब्यूशन की अमाउंट यहाँ पे पता चलेगी। इसीलिए सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट यहाँ हम कहाँ से या कौन से अमाउंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला आइटम आएगा मटेरियल, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले भी कि जब हम 100 यूनिट का निर्माण करेंगे तो उसके लिए मटेरियल हमें 100 यूनिट के आधार पे लगेगा, और अगर 400 यूनिट बना रहे हैं तो मटेरियल सेम लगेगा क्या? नहीं, मटेरियल की जो क्वांटिटी होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा, और फिर इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब यूनिट्स के आधार पे, एक्टिविटी लेवल के आधार पे, आर्टिकल के आधार पे या प्रोडक्ट के वॉल्यूम के आधार पे अगर उसके क्वांटिटी में चेंज होता है या मटेरियल में चेंज हो रहा है तो फिर वो कैसा हुआ? वेरिएबल। इसका मतलब उसका स्वरूप जो है, प्रारूप जो है वो कौन सा है? वेरिएबल टाइप का वो एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने मटेरियल्स यहाँ पे वेरिएबल पे लिखा। और मटेरियल की कॉस्ट 100 यूनिट के लिए हमें बताई गई है 4000। अब यहाँ जैसे पर यूनिट हमें 400 यूनिट के लिए कितना होगा, 100 यूनिट के लिए कितना होगा पहले ही बताया हुआ है, तो सीधा मल्टीप्लिकेशन किया और अमाउंट फाइंड आउट की। बट यहाँ हमारे पास वैसी सिचुएशन है क्या? नहीं, सीधा फाइनल अमाउंट दिया है 100 यूनिट के लिए, तो फाइनल अमाउंट दिया हुआ होने के कारण अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसका पर यूनिट, और पर यूनिट हमें कैसे मिलेगा? 4000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 40 रुपीज पर यूनिट। और ये पर यूनिट का कैलकुलेशन हमने कर लिया है, तो हमें जो ये 40 रुपीज पर यूनिट मिली है, इससे हम इस कॉलम की अमाउंट या फॉरेन मार्केट के लिए हमें मटेरियल कितना लगेगा इसकी अमाउंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो यहाँ पे आएगा 16,000 रुपीज। और 16,000 रुपीज आने के बाद इसकी दोनों की टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे तो आएगा 20,000। सेम प्रक्रिया दूसरा क्या आता है इसमें वो देखेंगे, तो यहाँ आएगा वेजेस, क्योंकि जो श्रम शक्ति लगने वाली है वो भी यहाँ पे उत्पादन के मुताबिक बढ़ते जाएगी, घटते जाएगी। तो उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो वो बढ़ेंगे, इसके लिए वेजेस भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 100 यूनिट के लिए जो वेजेस की अमाउंट दी है वो है 3600। अब फिर से यहाँ पर पर यूनिट नहीं है तो 3600 कितने यूनिट के लिए है? सो 100 यूनिट के लिए है, तो पर यूनिट मिलेगा 36 रुपीज पर यूनिट। इसको अंडरलाइन इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसका आधा हम ले रहे हैं 400 का यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए, तो यहाँ आएगा 14,400 रुपीज फॉर 400 यूनिट्स ऑफ फॉरेन मार्केट। ओके, फिर इसका एडिशन करके हम टोटल यूनिट में लिखेंगे जो आएगा 18,000। फिर वेरिएबल कॉस्ट में आने वाले या वेरिएबल प्रकार के कौन कौन से और दूसरे एक्सपेंसेस हमें वहां पे दिए हैं, तो उसमें दिया है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अब आपको फैक्ट्री ओवरहेड दो टाइप का दिया है, एक तो वेरिएबल है और दूसरा फिक्स है। तो जो फिक्स होगा वो फिक्स कॉस्ट में जाएगा, और जो वेरिएबल टाइप का है वो
वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। और इसका पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो इसकी अमाउंट हमें दी हुई है 1600, तो 1600 डिवाइडेड बाय 100, सो पर यूनिट फॉर 100 यूनिट्स इज ₹16। सो यहाँ पे पर यूनिट 16 रुपीज हमने लिख दिया, और ये जो 16 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो यहाँ पे आएगा 6400 रुपीज। और इसका एडिशन अगर कर लेंगे तो टोटल कॉलम में आएगा 8000 रुपीज। अब जितने हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट के अंतर्गत आने वाले आइटम्स दिए थे वो सभी हमने वेरिएबल कॉस्ट इस हेड में दिखा दिए। और पहले आधार पे जैसे हमने उस
वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में कुछ भी बढ़ोतरी हुई है क्या? नहीं, इसीलिए वहाँ हम लिखेंगे नहीं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है 1100 रुपीज का। ये भी हमारे एडिशनल प्रोडक्ट का जो निर्माण फॉरेन मार्केट के लिए कर रहे हैं उस कॉलम में नहीं आएगा। अब यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जैसे देखो, हमने बजट में क्या पढ़ा कि जब हम किसी प्रोडक्ट की एक्टिविटी लेवल देखते हैं तो उस एक्टिविटी लेवल पे अगर आप 50% पे काम कर रहे हो तो भी आपको उतनी ही कॉस्ट लग रही है। आप 80% पर अगर काम कर रहे हो तो भी आपको फिक्स कॉस्ट उतनी ही लग रही है। मतलब यहाँ सीधा और सरल उपाय ये है। फिर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैम वहाँ पे हम 50% में भी तो अमाउंट लिखते थे और जब 80% का कैलकुलेशन करते थे तब भी अमाउंट लिखते थे। तो हम जो बजट बना रहे हैं वो अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स के लिए एक ही समय में निर्माण कर रहे करके वहाँ पे दिखा रहे हैं। बट यहाँ जो ये काम चल रहा है ये एडिशनल यूनिट, यहाँ पे एक्टिविटी लेवल जो है इसमें इंक्रीमेंट जरूर हो रही है। मतलब ये जो एडिशनल यूनिट्स का हम निर्माण कर रहे हैं इसमें इंक्रीमेंट जरूर हो रहा है। बट इस इंक्रीमेंट किस चीज में हो रहा है? एडिशनल यूनिट में, मतलब यूनिट्स में एडिशन हो रहा है। बट फिक्स कॉस्ट वाला जो यहाँ पे हमने लेखा जोखा लिखने का काम करना है वहाँ वो कॉस्ट ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हम 100 यूनिट बनाए तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी ही लगने वाली है और अगर हम 400 यूनिट की उसमें बढ़ोतरी करते हैं तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी और ये साइमल्टेनियसली एक ही समय पे प्रोडक्शन होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर हम फिक्स कॉस्ट के कॉलम में कुछ भी लिख नहीं रहे। उसके बाद फिक्स कॉस्ट में और हमें एक आइटम दिया हुआ है जो है सेलिंग ओवरहेड, 1000 रुपीज का है। फिर से फिक्स कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा और टोटल में चला जाएगा 1000 रुपीज। फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट, कितनी टोटल होगी? 3300। यहाँ नी, यहाँ पर 3300। इसको डबल लाइन से हम क्लोज कर देंगे और इसके बाद की प्रक्रिया हम करते हैं प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। और प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा? तो कंट्रीब्यूशन, मतलब उसका इनिशियल वर्ड C माइनस फिक्स कॉस्ट, सो F। So profit equal to C minus F means contribution minus fixed cost. So यहाँ पे contribution है 4300 और fixed cost है 3300. So profit for 100 unit is 1000 rupees. उसके बाद देखते हैं हम कि फिक्स कॉस्ट में क्या बोल रहा है। फिक्स कॉस्ट में सॉरी फॉरेन मार्केट के लिए हमारे पास प्रॉफिट की क्या अमाउंट होगी? तो यहाँ पे फॉरेन मार्केट के लिए कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है 5200 और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे नील है, इसीलिए यहाँ 5200 रुपीज ही प्रॉफिट होगा फॉरेन मार्केट का। और टोटल प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पर 6200 रुपीज टोटल प्रॉफिट हो जाएगा उस फर्म का, उस प्रोडक्शन यूनिट का, जहाँ पे 100 यूनिट होम मार्केट के लिए और 400 यूनिट फॉरेन मार्केट के लिए बनाए जा रहे थे। तो बस इतना करके हमारा काम पूरा हो जाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब हर जगह पर हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेना है, कुछ डिसीजन लेना है। और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले मैंने ऊपर हेडिंग लिख रखा है एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर। क्या हमें ऐसे मिले हुए स्पेशल ऑर्डर्स का एक्सेप्टेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा 100 यूनिट का निर्माण हुआ उस पर हमें प्रॉफिट मिला 1000 रुपया, वो भी सेलिंग प्राइस 155 रुपए। और जो फॉरेन मार्केट में 400 अतिरिक्त यूनिट बेचे या एडिशनल यूनिट बेचेंगे या निर्माण करेंगे अभी हम वहाँ पे फॉरेन मार्केट में बेचने के लिए, तो इस 400 यूनिट की कीमत रहने वाली है 125 रुपए।
चाहिए। अब यहाँ पे हमें लिखना होता है, कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ एडवाइस करके लिखना होता है। जैसा मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया, हिंदी मीडियम के छात्र समझने के लिए हिंदी का प्रयोग कीजिए, मराठी मीडियम के छात्र मराठी में उसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो इसको हम पूरी तरीके से अंग्रेजी में सॉल्व कर रहे हैं। जो गणित हमें मिलता है वो कोई भी मीडियम का छात्र हो उसको मिलने वाला गणित वहाँ पे इंग्लिश में ही होता है। थ्योरी आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट जब गणित हमें अंग्रेजी में मिला है तो उसका पूरा आंसर हमें इंग्लिश में देना होगा। बट अगर किसी की इंग्लिश मतलब बहुत ज्यादा अगर कमजोर है, हम सेंटेंस भी वहाँ पे सही फॉर्म नहीं कर सकते, और जो गर्भ घटक है, जो मुख्य बात है, हमें क्या बताना है कि ये ऑर्डर हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बात अगर आप अपनी भाषा में वहाँ पे मतलब अंग्रेजी में दर्शा चुके हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लग रहा है, तो एक काम कीजिए, जितना आपने इंग्लिश में वहाँ पे एडवाइस लिखी है वो एडवाइस को अपनी भाषा में लिख दीजिए। मतलब हिंदी या मराठी में जो भी आपका मीडियम होगा उसमें आप नीचे लिख सकते हो। बट मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप ये जो, जैसे मैं अभी आपको 5 टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ाऊंगी, तो इन 5 टाइप में कैसी हमें एडवाइस वहाँ पे देनी होती है उसका एक ढांचा आपको समझना है, और वैसे इसमें अपनी एडवाइस आप देते चलिए। और इंग्लिश को यहाँ पे ज़्यादा महत्व दीजिए क्योंकि हमें एडवाइस अंग्रेजी में ही देना होगा। तो अब एडवाइस हम क्या लिखेंगे, एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ 400 यूनिट्स फॉर फॉरेन मार्केट even at ₹125 per unit purchase, an additional profit how much, 5,200 rupees. So write here purchase an additional profit of ₹5,200 and will raise profit will raise from ₹1,000 to 6,200। ओवरऑल देखना है। अब यहाँ पे ऐसा मत लिख दीजिएगा प्रॉफिट विल रेज फ्रॉम ₹1,000 to 5,200, नो, क्योंकि ये ओवरऑल अगर हम देखें तो 100 अगर यहाँ पर यूनिट बनाते तो 1000 होता, और ये एडिशनल को 400 को मिला के हमारा 1000 से सीधा जंप करेगा 6,200 पे। इसीलिए प्रॉफिट विल रेज फ्रॉम 1000 to 6,200। Hence, the company should go in the foreign market। क्या एडवाइस किया हमने कि इनका प्रॉफिट, मैं आपको पहले हिंदी में बता चुकी हूँ कि 1000 से बढ़ के 6,200 में गया ओवरऑल प्रॉफिट, और फॉरेन मार्केट के कारण ऑल्दो वहाँ पर जो सेलिंग प्राइस थी वो 125 थी, बट फिर भी 5,200 का प्रॉफिट मिल रहा है। इसीलिए हम इस प्रोडक्शन यूनिट को एडवाइस करेंगे कि इन्होंने फॉरेन मार्केट का जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग। थैंक यू।